हेलो मेरे स्कूल के नटखट बच्चों, कैसे हैं आप लोग। वेलकम है आपका मेरे चैनल में जिसका नाम है साइंस वाली हिमानी मैम। क्योंकि मैं हूँ साइंस वाली हिमानी मैम, तो फॉर क्लास 9th हम लोग कर रहे हैं फोर्सेस एंड लॉज ऑफ मोशन। तो इस पर्टिकुलर चैप्टर पे हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं टिल बैलेंस्ड एंड अनबैलेंस्ड फोर्सेस। और अगर बात की जाए NCERT बुक की, तो NCERT बुक में हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं कितने पेजेस। यहाँ पर पेज नंबर भी मेंशन होंगे, आपके नहीं है तो कोई बात नहीं, हम लोग देख लेते हैं कि अप टू आई थिंक 2 पेजेस कंप्लीट हो चुके हैं। एंड नाउ वी आर हेयर द फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। तो इससे पहले काफ़ी चीज़ें हमने पहली वीडियो में डिस्कस की हुई है, अभी स्टार्ट हुआ है जस्ट। आपका पिछला कल ही मैंने वीडियो डाली हुई थी, तो वहाँ पे आप जाके देख सकते हो। बहुत ही इजी वे में मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है। आज हम लोग करने वाले हैं कौन सा टॉपिक, हमारा फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। देखो हमें पता है मोशन के हमारे पास लॉज होते हैं, नहीं पता है तो कोई बात नहीं, मैं बता देती हूँ क्योंकि हमने यही डिस्कस करना है। वी हैव 3 लॉज ऑफ मोशन, फर्स्ट लॉ, सेकेंड लॉ एंड थर्ड लॉ। इन 3 लॉज को ही हमने इस चैप्टर में बहुत अच्छे से पढ़ना है। और आज की वीडियो में पर्टिकुलरली हम लोग डील करने वाले हैं फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन से। मोशन आपको पता है क्या होता है, जब कोई ऑब्जेक्ट किसी भी अपनी पोजीशन को चेंज करता है, डिस्प्लेस करता है अपनी पोजीशन को, तो उसको हम बोलते हैं मोशन। और मोशन 2 तरह के होते हैं, यूनिफॉर्म मोशन एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन। तो उन्हीं मोशन के हम कुछ लॉज पढ़ते हैं यहाँ पर, क्योंकि हमारी जो साइंस है वो कोई ना कोई लॉज के ऊपर चलती है। जिस तरह से आपके स्कूल हैं, स्कूल में बहुत सारे आपके रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं जिनको आपको फॉलो करना ही होता है, अदरवाइज़ आप स्कूल से बाहर निकाल दिए जाओगे। और अगर आप फॉलो करते हो तो आपको बहुत अच्छे चीज़ें, मतलब सब कुछ बहुत स्मूथली होता है, आप अच्छे से पास आउट हो जाते हो। तो इसी तरह से मोशन के भी हमारे पास बहुत सारे लॉज हैं, बहुत सारे इन सेंस के हमारे पास 3 लॉज हैं मोशन के। तो उन्हीं को हम लोग आज की इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो यहाँ से स्टार्ट करते हैं, क्योंकि हम लोग NCERT का एक्सप्लेनेशन करें तो हम लोग कोई भी चीज़ स्किप नहीं करेंगे, तो हम ईजिली यहाँ पर स्टार्टिंग से ही सारी चीज़ें पढ़ रहे हैं। तो बाय ऑब्जर्विंग द मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट्स ऑन एन इंक्लाइंड प्लेन, गैलीलियो डिड्यूस्ड दैट ऑब्जेक्ट्स मूव विद अ कांस्टेंट स्पीड व्हेन नो फोर्स एक्ट्स ऑन देम। देखो हमने इससे पहले वाली वीडियो पे जब हमने पहला लेक्चर किया था तो हमने 2 साइंटिस्ट के नाम लिए थे। एक थे हमारे गैलीलियो गैलीलियाई, राइट, गैलीलियाई ये इनका नाम है, ठीक है, गैलीलियो गैलीलियाई। ये एक साइंटिस्ट हैं जिन्होंने हमें क्या बताया था कि ये थे, और न्यूटन, 2 साइंटिस्ट थे जिन्होंने बेसिकली मोशन के बारे में स्टडी की थी। तो अभी इससे पहली वाली वीडियो में हमने ये जाना था कि जो हमारा मोशन होता है उसको होने के लिए हमारा क्या होता है, कोई भी ऑब्जेक्ट को कांस्टेंट स्पीड में रहने के लिए किसी भी फोर्स की ज़रूरत नहीं पड़ती है। और इसको उन्होंने समझाया था एक इंक्लाइंड प्लेन लेकर। इंक्लाइंड प्लेन क्या होता है, जो हमारा क्या होता है, किसी एंगल पर इंक्लाइंड रहता है, ये हमारा इंक्लाइंड प्लेन है। जिस तरह से लेट सपोज कि आपके पास ज्योमेट्री बॉक्स है, ठीक है, आपके पास अभी अगर आप पढ़ रहे हो, आपके आसपास बॉक्स रखा हुआ है, उस बॉक्स को अगर आप टिल्ट कर दो, ऐसे थोड़ा सा उठा दो, यहाँ पे नीचे कोई एक ऑब्जेक्ट रख दो, तो उस बॉक्स की पोजीशन अब ऐसी हो जाएगी। तो ये क्या हुआ, बेस से इसने थोड़ा कुछ ना कुछ एंगल बना लिया है। तो इस तरह से ये भी हमारा क्या है, यहाँ पर कोई एंगल है, इस एंगल को एंगल ही लिखते हैं, क्योंकि आप लोगों ने अभी ट्रिग्नोमेट्री नहीं पढ़ी है तो इसको आप थीटा मत बोलो, ठीक है, इसको आप एंगल ही बोलो। ये जो है कुछ ना कुछ यहाँ पर एंगल बना हुआ है, किसी एंगल पर ये हमने रखा हुआ है, ये जो प्लेन है, तो इसको हमने बोला इंक्लाइंड प्लेन। या ये देखो, ये भी हमारा क्या है, किसी एंगल पर बना हुआ है बेस से, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो गया, ये भी क्या है कि इंक्लाइंड प्लेन है। तो आपने क्या करना है, जब आपको इसको इस तरह से नीचे लाना है तो आप क्या करोगे, इसको बस छोड़ दोगे, आप कोई इस पर फोर्स नहीं लगा रहे हो, कुछ नहीं कर रहे हो, ये खुद ब खुद एक कांस्टेंट स्पीड के साथ क्या आ जाएगा, नीचे आ जाएगा। तो ये ऑब्जर्वेशन की हमारी गैलीलियो ने क्या बताया, अब इसको हम पढ़ते हैं यहाँ पर। ही ऑब्जर्व्ड दैट, क्या ऑब्जर्व किया, व्हेन अ मार्बल रोल्स डाउन एन इंक्लाइंड प्लेन इट्स वेलोसिटी इंक्रीजेज। जब वो एक कोई मार्बल, मतलब कोई भी कंचे होते हैं जो ग्रीन कलर के मार्बल्स बोला जाता है उन्हें, किसी कंचे को अगर आप इस तरह से किसी इंक्लाइन प्लेन से ऐसे नीचे करोगे तो वो फिगर 8.5a में आप देख सकते हो कि वो नीचे की तरफ आ रहा है बिना किसी एक्सटर्नल आपने फोर्स लगाए। तो इन द नेक्स्ट चैप्टर यू विल लर्न दैट द मार्बल फॉल्स अंडर द अनबैलेंस्ड फोर्स ऑफ ग्रेविटी एज इट रोल्स डाउन एंड अटेन्स अ डेफिनेट वेलोसिटी बाय द टाइम। अब इस चैप्टर पे सारी चीज़ें डिस्कस नहीं होंगी, जो एक वर्ड इंट्रोड्यूस हुआ है अभी यहाँ पर, ग्रेविटी, तो इसके बाद वाले चैप्टर में आप पढ़ोगे इसके बारे में। ग्रेविटी बेसिकली कौन सा फोर्स होता है, जब जहाँ से आपका क्या होता है, कोई भी चीज़ नीचे को फॉल होती है ड्यू टू ग्रेविटी। तो ग्रेविटेशनल भी एक तरह से फोर्स ही होती है, तो वो नेक्स्ट चैप्टर में आप पढ़ोगे डिटेल में।
तो जिसकी वजह से वो नीचे आ रहा है। इट्स वेलोसिटी डिक्रीजेज व्हेन इट क्लाइम्स अप एज शोन इन द फिगर 8.5b। अगर आप क्या करोगे, यहाँ से इसे थ्रो करोगे तो इसकी वेलोसिटी डिक्रीज होगी ना कि इंक्रीज। अगर आप किसी बॉल को अपवर्ड थ्रो करते हो तो एक पर्टिकुलर टाइम आने के बाद वो रुक जाती है और रुकने के बाद फिर वो खुद ब खुद नीचे आ जाती है। पर नीचे आने का रीज़न आपको यही जानना है कि अभी फ़िलहाल के लिए कि वो ग्रेविटी की वजह से नीचे आती है। फिर एक और फिगर है यहाँ पर हमारी 8.5c, ये वाली जो फिगर है ये क्या कहती है, ये शो करती है कि मार्बल रेस्टिंग ऑन एन आइडियल फ्रिक्शनलेस प्लेन इंक्लाइंड ऑन बोथ साइड्स। एक मार्बल है, ये रेस्ट कर रहा है, ठीक है, जैसे ये हमारे पास कोई मार्बल है, ये रेस्ट कर रहा है इंक्लाइंड आइडियल फ्रिक्शनलेस प्लेन इंक्लाइंड ऑन बोथ साइड। अब देखो ये ना, जैसे मैं आपको यहाँ पे साइड में डायग्राम, चलो इसी पे देखते हैं। ये जो ब्लैक कलर से आपको दिख रहा है, ये वाला जो ये वाली पर्टिकुलर है, इस तरह से ये क्या हुआ है, एक ऐसा वाला इंक्लाइन प्लेन है। तो ये पर्टिकुलर अगर अपने बॉल को फेंका तो ये ऐसे जाएगा, फिर ऐसे जाएगा, फिर ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, इस तरह से ये अप एंड डाउन यहाँ पर मोशन करने लगेगा, क्योंकि वो फ्रिक्शनलेस प्लेन है। क्योंकि मैंने लास्ट वीडियो में आपको बताया था कि फोर्स ऑफ फ्रिक्शन क्या होता है, इन दी पुशिंग जो आपकी फोर्स होती है उसकी ऑपोजिट डायरेक्शन में फोर्स ऑफ फ्रिक्शन लगता है, तो वो फ्रिक्शनलेस है, मतलब कि कोई भी फ्रिक्शन ऑफर नहीं हो रही है बॉल पे। तो उन्होंने क्या किया, गैलीलियो आर्ग्यूड दैट व्हेन द मार्बल इज रिलीज्ड फ्रॉम लेफ्ट it would roll down the slope and go up on the opposite side to the same height from which it was released। तो गैलीलियो ने ये बोला, उन्होंने ये बोला कि अगर इस तरह की कोई सिचुएशन होगी जब आपके क्या होगी, किसी बॉल को ऐसे अगर फेंका जाएगा तो वो कह रहा है कि वो बॉल ऐसे जाकर फिर सीधा ऊपर जाएगी और उसी हाइट तक जाएगी जिस हाइट से वो छोड़ी गई थी। तो गैलीलियो का ये आर्ग्यूमेंट था, जब जिसके साथ भी उनकी बातें हो रही थी, उन्होंने रिटर्न, वैसे भी ये सारे कारनामे रिटर्न होते हैं, तो उन्होंने बोला कि अगर बॉल छोड़ी जाएगी इस तरह से फ्रिक्शनलेस प्लेन में तो वो नेक्स्ट दूसरी साइड उतनी ही हाइट तक क्या होगी, जितनी हाइट पे ये था, जितना यहाँ पर था उतनी ही हाइट पे ये बॉल इधर जाएगी। गैलीलियो ने ये बताया था। नाउ इफ़ द inclinations of planes on both sides are equal, then the marble will climb the same distance that it covered while rolling down. If the angle of inclination of the right side plane were gradually decreased, then the marble would travel further distances till it reaches the original height. If the right side plane were ultimately made horizontal, that is the slope is reduced to 0, the marble would continue to travel forever trying to reach the same height as it was released from. अब जो इन्होंने बात बोली उसको मैं आपको इसी डायग्राम में समझाती हूँ। इतना जो मैंने अभी अंडरलाइन किया वो पूरा मैं आपको समझाने वाली हूँ अभी। देखो उन्होंने बोला, किसने बोला, गैलीलियो ने ये बोला यहाँ पर कि गैलीलियो ने बोला कि अगर, ठीक है, मैं कोई दूसरा पेन ले लेती हूँ समझाने के लिए, बहुत अच्छी चीज़ है ये। उन्होंने बोला कि अगर किसी बॉल को मैं इस तरह से सेम एंगल पर, जितने एंगल पर ये वाला है हमारा उतने ही एंगल पर, जैसे ये वाला एंगल है उतना ही सेम एंगल पर इसको भी मैं अगर रखूँ, ये वाला जो पर्टिकुलर पोर्शन अगर मैं इसको भी सेम एंगल पर रखूँ, मतलब ये जो ब्लैक वाला आपको लाइन दिख रही है, अगर उन्होंने बोला कि इस वाले पे रखूँ तो ये बॉल जो है ये ट्राई करेगी कि ये इतनी हाइट क्या करे, रीच करे। अगर इसको रिलीज़ किया जाएगा तो ये इतनी ही हाइट क्या करे, रीच करे। फिर उसके बाद उन्होंने बोला कि अगर हमने एक साइड का इंक्लाइनेशन थोड़ा सा डिक्रीज़ कर दिया, इंक्लाइनेशन डिक्रीज़ करने का मतलब क्या हुआ कि अगर इस तरफ तो इतना ही इंक्लाइनेशन है, लेकिन इस तरफ थोड़ा सा क्या इंक्लाइनेशन इन्होंने कम कर दिया, मतलब नीचे को ले गए। अब ये वाला सीन आप भूल जाओ, कौन सा वाला आपने भूल जाना है, आपने ये वाला जो है पर्टिकुलर सेकंड केस में ये वाला आपने भूल जाना है, इसको छोड़ दो। तो अभी आपके पास क्या है, यहाँ से लेकर यहाँ तक है। उनका कहने का मतलब है कि अगर फिर भी वो क्या करेगी, सेम हाइट तक पूरा जाएगी। फिर उसके बाद इन्होंने बोला कि और अगर थोड़ा सा यहाँ पर इसका इंक्लिनेशन और झुका दिया जाए, नेक्स्ट में इन्होंने बोला कि फिर से इसका इंक्लिनेशन और झुका दिया जाए, मतलब कि और हॉरिजॉन्टल की तरफ कर दिया जाए, तब इस बॉल का क्या होगा। फिर से उन्होंने एक ही चीज़ बोली कि ये अगर यहाँ से छोड़ा जाएगा फिर भी ये यही हाइट अचीव करेगा। फिर इसी तरह से अगर एक और ऐसे होता तो वो फिर भी क्या करता, यही हाइट अचीव करता, फिर भी यही हाइट अचीव करता। और अगर पूरा ज़ीरो हो जाए, मतलब ये वाला सिचुएशन आ जाए कि पूरा ग्राउंड हो जाए, तो भी ये क्या हो जाएगा। अब देखो अपनी हाइट अचीव करने के लिए फिर क्या करेगा, वो बोले कि फॉर एवर वो मोशन में रहेगा। जो बॉल होगी आपकी, जो मार्बल है सॉरी यहाँ पर इस केस में, वो फॉर एवर मोशन में रहेगा जब तक कि वो अपनी हाइट को अटेन ना कर ले। तो यहाँ पे इस वाली लाइन पे यहाँ तक यही चीज़ थी जो मैंने यहाँ पे आपको अंडरलाइन करी थी। नेक्स्ट है हमारे पास द अनबैलेंस्ड फोर्सेज ऑन द मार्बल इन द केस आर ज़ीरो। तो यहाँ पर जितनी भी अनबैलेंस्ड फोर्सेस थी वो क्या हैं, ज़ीरो हैं। बट
हमने इससे पहले पढ़ा था कि जो हमारा मोशन होता है वो ड्यू टू अनबैलेंस्ड फोर्स ही होता है। इट दस सजेस्ट दैट एन अनबैलेंस्ड या एक्सटर्नल, अनबैलेंस्ड फोर्स को बाद में हमने थोड़ा सा अच्छा साउंड करने के लिए एक्सटर्नल फोर्स का नाम दे दिया, इज़ रिक्वायर्ड टू चेंज द मोशन ऑफ द मार्बल बट नो नेट फोर्स इज नीडेड टू सस्टेन द यूनिफॉर्म मोशन ऑफ द मार्बल। तो यहाँ से क्या कंक्लूजन निकल कर आया, यहाँ से ये कंक्लूजन निकल कर आया कि जो अनबैलेंस फोर्सेस मार्बल पर लग रही हैं वो ज़ीरो है। तो इससे हमें ये पता चला कि एक्सटर्नल फोर्स की ज़रूरत तो होती है मार्बल को मोशन में लाने के लिए, बट नो नेट फोर्स इज नीडेड टू सस्टेन द मोशन, मतलब कोई भी ऐसी फोर्स ज़रूरी नहीं है कि वो मार्बल जो है वो यूनिफॉर्म मोशन में रहे। और यूनिफॉर्म का मतलब मैंने आपको पिछली वीडियो में भी बताया था, यूनिफॉर्म का मतलब होता है एक जैसा मोशन करे। यूनिफॉर्म मतलब एक जैसा, जैसे आपकी स्कूल की यूनिफॉर्म्स होती है, सिमिलरली यूनिफॉर्म। फिर इन प्रैक्टिकल सिचुएशन इट इज़ डिफ़िकल्ट टू अचीव अ ज़ीरो अनबैलेंस्ड फोर्स। अब प्रैक्टिकली ज़ीरो अनबैलेंस्ड फोर्स तो कभी हो ही नहीं सकती, क्योंकि अगर आपके आसपास हवा भी चल रही है तो दैट इज़ ऑल्सो अनबैलेंस्ड फोर्स, तो वो भी क्या है, एक आपकी अनबैलेंस्ड फोर्स है। सो प्रैक्टिकली ये चीज़ अचीव करना इज़ इम्पॉसिबल, नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल आई कैन से दैट। दिस इज़ बिकॉज द प्रेजेंस ऑफ फ्रिक्शनलेस फोर्स एक्टिंग, फ्रिक्शनल फोर्स, सॉरी नॉट फ्रिक्शनलेस, फ्रिक्शनल फोर्स ऐसा इसलिए क्योंकि एक फ्रिक्शनल फोर्स भी है। अगर आप एक बॉल को किक करते हो, फुटबॉल को अगर आप क्या करते हो, किक करते हो, तो वो कुछ पॉइंट पे आने के बाद रुक जाएगी। आपने उस बॉल को जाकर पकड़ के रोका नहीं, वो खुद ब खुद रुकी, और वो खुद ब खुद जो रुकी बॉल है दैट इज़ बिकॉज ऑफ फ्रिक्शनल फोर्स विच द बॉल इज़ गेटिंग। किससे मिल रही है उसे? ग्राउंड से जो फ्रिक्शनल फोर्स मिल रही है। तो ये चीज़ ज़ीरो है कि अनबैलेंस फोर्स ज़ीरो हो जाए, तो ये चीज़ इम्पॉसिबल है। दस इन प्रैक्टिस द मार्बल स्टॉप्स आफ्टर ट्रैवलिंग सम डिस्टेंस। तो गैलीलियो ने जो बोला कि जो मार्बल है वो चलता जाएगा चलता जाएगा चलता जाएगा, वो कभी नहीं रुकेगा, तो उनकी ये थ्योरी क्या हो जाएगी, फेल हो जाएगी, क्योंकि कुछ टाइम आने के बाद जो मार्बल है वो रुक जाएगा। और ऐसा इसलिए होगा क्योंकि एक फ्रिक्शनल फोर्स भी उस पर एक्ट कर रही होगी। तो इसीलिए द इफेक्ट ऑफ द फ्रिक्शनल फोर्स मे बी मिनिमाइज्ड बाय यूजिंग अ स्मूथ मार्बल एंड स्मूथ प्लेन एंड प्रोवाइडिंग अ लुब्रिकेंट ऑन द टॉप ऑफ प्लेन्स। तो अगर आपको फ्रिक्शन कम करनी है तो इसीलिए आपको क्या यूज़ करना पड़ता है, आपको ऑयल का यूज़ करना पड़ता है। किसी सरफेस पर अगर आपको फ्रिक्शन कम करनी है, आप उसको ग्रीस कर सकते हो, है ना, उसको ग्रीस कर सकते हो। आप क्या कर सकते हो, उसको लुब्रिकेंट, लुब्रिकेंट क्या होते हैं, जो आपका फ्रिक्शन मतलब कि बहुत ही स्मूथ होते हैं आपके लुब्रिकेंट्स, आपके होते हैं जो आपकी जैसे साइकिल के टायर्स पे पड़ते हैं लुब्रिकेंट, चेन पे पड़ते हैं लुब्रिकेंट्स, बड़ी बड़ी मशीनरीज़ में लुब्रिकेंट्स पड़ते हैं, ताकि क्या हो, स्मूथ क्या हो, वहाँ पर फंक्शनिंग हो मशीन्स की। ठीक है, तो इसीलिए फ्रिक्शन को रिड्यूस करने के लिए ये चीज़ें करी जाती हैं। नेक्स्ट हमारा क्या है, अब हम बात करते हैं न्यूटन की। अब न्यूटन की क्या इस पर थ्योरी थी, तो न्यूटन फर्दर स्टडीड गैलीलियोज आइडिया। उन्होंने क्या किया, गैलीलियो का आइडिया जानने की कोशिश की कि जो गैलीलियो ने बोला है उस पर अगर मैं काम करूं तो मुझे क्या इसके रिजल्ट्स या क्या इसके कॉन्सिक्वेंसेस मिलने वाले हैं। ऑन फोर्स एंड मोशन, आइडियाज़ ऑन फोर्स एंड मोशन प्रेजेंटेड 3 फंडामेंटल लॉज दैट गवर्न द मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट। तो इन्हीं के आइडियाज़ को आगे ले जाते हुए न्यूटन साहब ने 3 फंडामेंटल लॉज दिए मोशन के। देखो इतना इंपॉर्टेंट है NCERT पढ़ना, इसीलिए मैं लाइन टू लाइन एक्सप्लेन कर रही हूँ। ये एक्स्ट्रा चीज़ें कोई भी नहीं बताते हैं, कोई ना टीचर आपको बताएगा स्कूल का और ना ही किसी चैनल पे आपको ये चीज़ें मिलेंगी। आई कैन नॉट से कि 100% मे बी कि बहुत सारे टीचर्स पढ़ाते होंगे, बट मेरा पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि एक लाइन पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है NCERT का। तो उन्होंने क्या किया, यहाँ से आपको बताया कि 3 लॉज आते हैं मोशन के। तो दीज 3 लॉज आर नोन एज न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन। अब देखो कोई चीज़ अगर आपने दी है, लेट्स सपोज कि आपका नाम शुभांकर है, तो ये हो जाता शुभांकर्स लॉज ऑफ मोशन। अगर शुभांकर ने ये लॉज दिए होते, तो यहाँ पर दिए हैं सर न्यूटन ने, सर आइजैक न्यूटन ने, तो उनके नाम पे ये पड़ गए लॉज। तो न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन, यहाँ पर हम क्या इनको नाम दे देते हैं। द फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन इज स्टेटेड एज। अब पहला लॉ क्या कहता है, देखो पहला लॉ, पहले तो मैं आपको सिंपल भाषा में क्या देती हूँ। पहला लॉ ये कहता है कि अगर कोई चीज़ रेस्ट पे है तो वो रेस्ट में रहेगी, अगर मोशन में है तो मोशन में रहेगी, अनटिल एंड अनलेस उस पर कोई भी एक एक्सटर्नल फोर्स लगे और उसको रोके। तो ये कहता है हमारा पहला लॉ। और पहला लॉ इज़ कॉल्ड लॉ ऑफ इनर्शिया। इनर्शिया वर्ड आप बहुत सुनोगे। इनर्शिया का मतलब ही होता है कि अपनी स्टेट में रहना, चाहे वो मोशन में हो या, देखो इसका मतलब सिंपल सा ये कि अगर आप दौड़ रहे हो तो आप दौड़ते ही रहोगे, दौड़ते ही रहोगे, दौड़ते रहोगे जब तक कि आपका स्कूल का टीचर आपको पकड़ के रोके ना। या आप बैठे हो तो बैठे रहोगे, बैठे रहोगे, बैठे रहोगे, फॉरएवर बैठे रहोगे जब तक कि आपको कोई उठा के कहीं ना लेके जाए। तो पहला लॉ सिंपल सा यही है।
तो बुक की लैंग्वेज में हम देखते हैं कि पहला लॉ क्या है। पहला लॉ कहता है कि एन ऑब्जेक्ट रिमेन्स इन स्टेट ऑफ रेस्ट। एक ऑब्जेक्ट जो है या तो वो स्टेट ऑफ रेस्ट में रहेगा या ऑफ यूनिफॉर्म मोशन में इन अ स्ट्रेट लाइन। और ये कब की बात हो रही है? सिर्फ स्ट्रेट लाइन की केस की बात हो रही है। अनलेस कंपेल्ड टू चेंज दैट स्टेट बाय एन अप्लाइड फोर्स। जब तक कि बाहर से कोई दूसरी फोर्स आके ना लगे तब तक वो अपनी स्टेट चेंज नहीं करेगा, एंड दैट इज़ द फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। अगर आप इसको थोड़ा सा ईजी लैंग्वेज में समझने की कोशिश करेंगे बुक के अकॉर्डिंग, तो बुक ये कहती है कि इन अदर वर्ड्स ऑल ऑब्जेक्ट्स रेजिस्ट अ चेंज इन देयर स्टेट ऑफ मोशन। मतलब कि वो जो चीज़ कर रहे हैं तो हर ऑब्जेक्ट उस चीज़ का अपोज करते हैं, क्योंकि ऑब्जेक्ट है वो अपनी मोशन में है तो वो अपोज करेगा रुकने के लिए, तो वो रुकेगा नहीं, है ना। बट उसके लिए आपको लगानी पड़ेगी एक एक्सटर्नल फोर्स। तो इन अ क्वालिटेटिव वे द टेंडेंसी ऑफ अनडिस्टर्ब्ड ऑब्जेक्ट्स, अनडिस्टर्ब्ड ऑब्जेक्ट्स मतलब जिनको कोई भी डिस्टर्बेंस नहीं हो रही है, उन ऑब्जेक्ट्स की टेंडेंसी टू स्टे एट रेस्ट और टू कीप मूविंग विद द सेम वेलोसिटी इज कॉल्ड इनर्शिया। तो अगर इनर्शिया की डेफिनेशन आपके पास आती है लिखने के लिए तो आप यही लिखोगे कि एक ऑब्जेक्ट, उसकी टेंडेंसी, एक ऑब्जेक्ट है जिसकी टेंडेंसी है अनडिस्टर्ब्ड रहने की जब तक कि उसमें कोई एक्सटर्नल फोर्स ना लगे। सॉरी, नॉट एक्सटर्नल फोर्स, ये वाला पॉइंट आप नहीं मेंशन करोगे। एक ऑब्जेक्ट की टेंडेंसी है अपनी पोजीशन को मेंटेन करके रखना, तो उसको इनर्शिया बोला जाता है। सो दिस इज़ वाई द फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन इज ऑल्सो नोन एज लॉ ऑफ इनर्शिया, क्योंकि फर्स्ट लॉ भी कहीं ना कहीं यही है कि ऑब्जेक्ट हमारा तब तक क्या रहेगा, मोशन में रहेगा, तब तक मोशन या रेस्ट में रहेगा जब तक कि उसमें कोई एक्सटर्नल फोर्स ना आ जाए। और इनर्शिया भी हमारा क्या कहता है कि टेंडेंसी ऑफ ऑब्जेक्ट टू रिमेन अनडिस्टर्ब्ड। ठीक है, अगर रेस्ट में है तो रेस्ट में रहेगा और मोशन में है तो मोशन में रहेगा, तो दैट इज़ कॉल्ड इनर्शिया। ठीक है, तो ये कुछ चीज़ें हैं जो आपको पता होनी चाहिए। अगर मैं बार बार इनर्शिया बोलूँगी तो आपके दिमाग में सीधा चीज़ें आ जानी चाहिए कि हाँ मैम ने ये बताया था, तो इसका मतलब इनर्शिया का मतलब यही है कि अगर कोई चीज़ रेस्ट में है तो वो रेस्ट में रहेगी और मोशन में है तो वो मोशन में रहना चाहेगी, तो ये इनर्शिया है। और फर्स्ट लॉ क्या है? कोई चीज़ अगर रेस्ट में है तो वो रेस्ट में रहेगी, मोशन में है तो मोशन में रहेगी। कब तक? जब तक कि उसमें कोई बाहर से एक्सटर्नल फैक्टर उसकी स्टेट को चेंज ना करे। रेस्ट में है तो उसको मोशन में ले आएगा, अगर मोशन में है तो रेस्ट में ले आएगा, तो दैट इज़ द फर्स्ट लॉ। तो इसीलिए फर्स्ट लॉ इज ऑल्सो नोन एज लॉ ऑफ इनर्शिया। ठीक है, yes, so next point is certain experiences that we come across while traveling in a motor car can be explained on the basis of law of inertia। जब आप कार में जाते हो या बस में जाते हो या कोई ऐसी व्हीकल्स में जाते हो जिसमें आपको चलना नहीं पड़ता है, बैठे रहना पड़ता है ना, बस, कार, ट्रेन, ट्रक, कुछ भी हो सकते हैं, गाड़ियाँ। ठीक है, तो डे टू डे लाइफ में हमने क्या है ना, लॉ ऑफ इनर्शिया को महसूस किया है। अब आप कमेंट सेक्शन में जल्दी से भर दो कमेंट सेक्शन को कि कौन कौन से पार्ट्स में आपने इनर्शिया को फील किया है। सबसे पहले तो देखो, जब आपकी स्कूल बस में आप बैठे हुए होते हो, ठीक है, ये लेट सपोज कि कोई लड़की है और ये है स्कूल की बस और ये बस पे क्या है, बैठ गई है। ठीक है, ये बस पे जाके बैठ गई है, बस ने चलना शुरू किया एंड सडनली बस ने लगा दिए ब्रेक लगा दिया, लेकिन लड़की जाएगी आगे को, मतलब ऐसे आगे को झुकेगी। ऐसा क्यों? क्योंकि लड़की क्या है, मोशन में रहना चाहती है। बस रुक गई है लेकिन लड़की मोशन में रहना चाहती है, इसलिए वो आगे को एक जर्क महसूस करेगी। लेट सपोज कि बस अभी क्या है, यहाँ पर रुकी हुई है। ठीक है, अगर क्या है, अब सिचुएशन को थोड़ा सा उलट देते हैं। ठीक है, अब क्या कर देते हैं, सिचुएशन को थोड़ा सा उल्टा कर देते हैं। उल्टा ये करते हैं कि लेट सपोज कि जो आपकी बस है वो अभी रुकी हुई है, रेस्ट पर है। ठीक है, और लड़की जो उस पर बैठी हुई है वो भी रेस्ट पर है, लेकिन सडनली बस क्या हो गई, अब चलना शुरू हो गई, तो लड़की जो है वो पीछे को जर्क महसूस करेगी। अब कहाँ को करेगी, पीछे को, क्योंकि वो लड़की उस पोजीशन पे मेंटेन रहना चाहती है जिस पोजीशन पे वो बैठी हुई थी। जब वो बैठी थी वो यहाँ पर थी, जब गाड़ी चलने लगी तो यहाँ पर, तो वो इस पर ही रहना चाहती है, इसलिए वो बैक जर्क क्या करती है, एक महसूस करती है। तो ये एक डेली लाइफ का एग्जाम्पल हो गया है। तो अब चलते हैं वापस बुक की तरफ। तो वी टेंड टू रिमेन एट रेस्ट विद रिस्पेक्ट टू द सीट अंटिल द ड्राइवर अप्लाइज ब्रेकिंग फोर्स। तो वही है कि अगर हम बस में बैठे हुए हैं या कार पे बैठे हुए हैं तो जब तक ड्राइवर ब्रेकिंग फोर्स नहीं लगाएगा तब तक हम रेस्ट में ही रहेंगे टू स्टॉप द मोटर कार। With the application of brakes, the car slows down, but our body tended to continue in the same state of motion because of its inertia। तो वही अगर पहला वाला केस था जब एक्सेलरेशन हो रहा है बस में, ठीक है, और आप क्या हो, रेस्ट पे हो, तो सडनली अगर आपकी बॉडी भी क्या है, मोशन, और आपकी बॉडी मोशन में क्यों है, बिकॉज आपके जो पैर हैं वो बस के बेस से लगे हुए, तो कहीं ना कहीं बस चल रही है तो आप भी इसका मतलब चल रहे हो, हालांकि आप बैठे हुए हो बस पे, यू आर ऑलरेडी इन रेस्ट पोजिशन। बट यहाँ पर यही एक चीज़ है जो आपको समझनी है
तो अ सडन एप्लीकेशन ऑफ ब्रेक्स में दस कॉज इंजरी टू अस, और सडन एप्लीकेशन अगर लगती है और हमें चोट तक लग जाती है। और कोलिजन विद द पैनल्स इन फ्रंट, तो बस के आगे जो डंडे लगे हुए होते हैं उसमें हम टकरा भी सकते हैं, या कार के आगे जो डंडे लगे हुए होते हैं, या सीट्स होती हैं, या आपका आगे से जो कार के आगे से जो होता है बोनेट वट जो भी उसको कहा जाता है, आगे से डैशबोर्ड होता है कार का, तो वहाँ पे भी हमारा क्या होता है, टकराने का हमें डर रहता है। तो इसलिए सेफ्टी बेल्ट्स लगाई जाती है। तो सेफ्टी बेल्ट्स आर वॉर्न टू प्रिवेंट सच एक्सीडेंट्स। तो सेफ्टी बेल्ट्स एक्सर्ट अ फोर्स ऑन अवर बॉडी टू मेक द फॉरवर्ड मोशन स्लोअर। जब हम आगे को जाएं तो सेफ्टी बेल्ट से हम क्या हो जाएं, थोड़े से स्लो डाउन हो जाए। एन ऑपोजिट एक्सपीरियंस इज एनकाउंटर्ड व्हेन वी आर स्टैंडिंग इन अ बस एंड बस बिगिंस टू मूव सडनली। तो जो मैंने आपको अभी समझाया है ये वही इंग्लिश भाषा में लिखा हुआ है। नाउ वी टेंड टू फॉल बैकवर्ड, जब बस आगे को जाती है तो हम पीछे को होते हैं। दिस इज़ बिकॉज द सडन स्टार्ट ऑफ द बस ब्रिंग्स टू द मोशन, लेकिन अब की जो फीट है वो कॉन्टैक्ट में है बस के फ्लोर के, बट द रेस्ट ऑफ अवर बॉडी वो क्या थी, हमारी मोशन में थी बिकॉज ऑफ इनर्शिया। तो यही रीज़न है हमारा, ठीक है। तो व्हेन अ मोटर कार मेक्स अ शार्प टर्न एट द हाई स्पीड, अगर एक कार है वो बहुत हाई स्पीड में टर्न करती है तो आप भी क्या करते हो, आप अपोजिट साइड में क्या होते हो, टर्न होते हो। जब आप ऐसे पहाड़ों पे राउंड 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 गाड़ी चलती है, जब एक टर्न आता है तो गाड़ी जिस टर्न पे मुड़ेगी लेकिन आप उसके अपोजिट टर्न की तरफ रहते हो। तो दिस कैन अगेन बी एक्सप्लेन ऑन द बेसिस ऑफ लॉ ऑफ इनर्शिया। तो बहुत सारे ऐसे डेली लाइफ की एग्जांपल्स जो एनसीईआरटी बुक ने करवाए हुए हैं। तो वी टेंड टू कंटिन्यू इन अवर स्ट्रेट लाइन मोशन। चलो अब अपने स्ट्रेट लाइन मोशन में वापस आ जाते हैं। तो जब एक अनबैलेंस फोर्स अप्लाई होती है किसी इंजन पर टू चेंज द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ द मोटर कार, वी स्लिप टू द वन साइड ऑफ द सीट ड्यू टू द इनर्शिया ऑफ बॉडी। तो वही है कि अगर दूसरी टर्न मार रही है कार पहाड़ों पे तो हम इसीलिए क्या होता है, हम दूसरी तरफ की तरफ डाउन होते हैं। तो द फैक्ट दैट अ बॉडी विल रिमेन एट रेस्ट अनलेस एक्टेड अपॉन एन अनबैलेंस्ड फोर्स कैन बी इलस्ट्रेटेड थ्रू द फॉलोइंग एक्टिविटीज़। तो ये जो एक्टिविटीज़ हैं इन पे हम लोग चर्चा करेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो के अंदर, क्योंकि अभी मेरे पास थोड़ा सा टाइम का कमी है, तो अभी मैं इतनी ही वीडियो आप लोगों के लिए रिकॉर्ड कर पाई आज। तो कोई बात नहीं, हम कल करेंगे एक्टिविटीज़। और यहाँ तक अगर वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, नए हैं तो वीडियो पे लाइक करें। एंड थैंक यू सो मच फॉर